खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। तहसील देवाल के मोपाटा में बादल फटने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें दो व्यक्ति तारा सिंह और उनकी पत्नी लापता बताए जा रहे हैं और विक्रम सिंह और उनकी पत्नी घायल की सूचना प्राप्त हुई है। इसके आवास आपको बता दें गौशाला दबने की सूचना भी प्राप्त हुई है, जिसमें लगभग 15 से 20 जानवर दबे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पे गहरा दुख जताया है और साथ ही साथ प्रशासन द्वारा मौके पर राहत टीमें भेज दी गई हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दलों के साथ साथ मेडिकल टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी जो इस आपदा के बारे में लिखा है जो वहां पर हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर लिखा है कि जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील बसु केदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ, डूंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं। आपदा सचिव और जिलाधिकारी से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये तमाम बातें पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के कहते हुए नजर आए हैं। इस सिचुएशन के बाद बादल फटा है और लगातार ये सिलसिला जारी है। शिव नारायण हमारे साथ संवाददाता उत्तराखंड से हमारे जुड़ चुके हैं। शिव, बताइएगा इस वक्त अगर बात की जाए देवाल की, क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार जब से मानसून शुरू हुआ है और बादल फटने की घटनाएं शुरू हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान की स्थिति में है। जो जहाँ पे बादल फटा है और वहाँ पे जो लोग हैं वो काफी फंसे हुए हैं और जो वहाँ पे सारे जनजीवन व्यस्त हो गया है। जिस तरीके से बादल फटने की घटनाएं बार बार लगातार आ रही है, इससे लगता है कि इस तरीके से तो बादल फटकर बहुत ही मुख्यमंत्री ने भी राहत कार्य बचाव में कार्य जारी कर दिया। एसडीएफ, एनडीआरएफ ये सब पहले से तैयार थी। जो प्रबंधन केंद्र है वहाँ पर नजर बनाए हुए हैं और उनको देखा जा रहा है कि किस तरीके के भी और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा जाए और वहाँ पे राहत कार्य को तेजी से किया जाए, जिससे कि कम जान माल की जो है क्षति हो। इसी को लेकर के वहाँ पे जितने भी लोकल प्रशासन हो या फिर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या और भी जो इससे संबंधित विभाग है, उन सबको मुस्तैद कर दिया गया है और क्या साथ ही साथ बचाव राहत में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जी शिव, वहां पर जो लोग घायल हैं या फिर जिनके लापता होने की खबर सामने आई है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जो लापता है उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और जो घायल है उनको नियर बाय जो हॉस्पिटल है उनको वहां पे पहुंचाया जा रहा है और उनका इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। पहले से ही जो आसपास के हॉस्पिटल है उनको तैयार किया गया कि अगर कोई इस तरीके से कोई घटना से आते हैं तो उनको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और उनका इलाज तत्पर किया जाए। जी, पर कितने लोग लापता बताए जा रहे हैं? कोई आंकड़ा सामने आया है, कोई नंबर? क्योंकि अभी तक जिस तरीके से की जानकारी है नुकसान काफी हुआ है। देखिए, जिस अभी सब जो आंकड़ा जारी अभी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जब तक पूरा ये कार्य पहले जो होता है राहत बचाव के लिए सबसे बड़े जो प्राथमिकता दी जाती है राहत बचाव में, जो आंकड़े हैं ये बात की बात हो जाती है। क्योंकि शासन प्रशासन का कहना यही है कि पहले जो जिसको बचाया जा सके उनको बचाया जाए और जो जल्दी से जल्दी जिनकी जो लोग फंसे हुए हैं उनके पास पहुंचने की कोशिश की जाती है। ये प्रशासन द्वारा बाद में ये आंकड़ा दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस हवाले से जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे, जहां पर रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने से ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है उत्तराखंड में एक बार फिर से। और जिस तरीके की भारी तबाही देवाल में देखने को मिली है, यहाँ पर भी कई लोग लापता है और कई लोग घायल हुए हैं। वहीं मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी,
बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जनपदों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र ने चेतावनी दी है कि इस दौरान जाड़ी, साहिया, कालसी, विकासनगर, डोईवाला, नरेंद्र नगर और अगस्त मुनि, गंगी फाटा, चोपता, लीती, बैजनाथ, जेठाई, होकरा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ साथ बिजली गिरने और तूफान का खतरा बना रहेगा। वहीं कल के लिए विभाग ने देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलने और अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। वही विद्यालय शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की वरिष्ठता विवाद से उपजी परिस्थितियों के चलते सरकार अब शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन का लाभ देगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही विधि विभाग से परामर्श लेकर न्यायालय में ठोस जवाब दाखिल करने को कहा गया है। इसके अलावा धारा 27 के अंतर्गत स्थानांतरण प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सूबे विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी सभी पहलुओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा की। उत्तराखंड में युवाओं की स्किल्स को लेकर वैश्विक रोजगार परक बनाने को लेकर सरकार इसको लगातार कदम आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में देहरादून के दून यूनिवर्सिटी में भारत जर्मन सहयोग के अंतर्गत लेटर ऑफ इंटेंट पर जर्मनी डेलीगेट्स को बुलाया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोना भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार का ये प्रयास है कि दुनिया में जहां भी स्किल की आवश्यकता पड़े, उस स्किल्स के जरिए उत्तराखंड के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिया जाए। देखिए, अपार संभावना है। सबसे पहले मैं जर्मन डेलीगेट्स का यहाँ पर स्वागत करता हूँ अपनी देवभूमि में। और एक कोशिश है उत्तराखंड सरकार की कि पूरे विश्व में जहाँ पर भी स्किल की ज़रूरत हो, जहाँ पर भी बच्चों के जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो, उत्तराखंड का बच्चा वो पूर्ण कर सके। उसके लिए हमने आज जर्मनी के साथ यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रखी है और कल जो है एक लेटर ऑफ इंटेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने साइन होगा, जहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, चाहे वो हेल्थ केयर की फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोटिव की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री 4.0 की फील्ड हो, जहाँ पे जर्मन एक्सेल करते हैं, उन फील्ड्स में हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। उसके लिए हमने यहाँ पर बच्चों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे और उसके बाद सिखाने के बाद जो 3 यहाँ पर मेयर्स आए हैं उनके जो, क्योंकि गेटवे टू यूरोप है फ्रैंकफर्ट, और हम चाहते हैं कि वहाँ पर काफ़ी अपार संभावनाएं जॉब्स की हैं अभी, तो हमने अपने बच्चों को जर्मन सिखा के और वहाँ के जॉब्स में उनका कहीं ना कहीं इंडक्शन हो, उसके लिए कोशिश है सरकार की। जहाँ तक आपने बोला संभावना है, सिर्फ जर्मनी नहीं, हमने पिछले कुछ सालों में जापान भी अपने बच्चों को भेजा है, उनको जापानीज़ लैंग्वेज में ट्रेन करके। हमने लगभग अभी तक 32 बच्चों को हम जापान भेज चुके हैं और 30 बच्चे हमारे इस साल और जाएंगे, जो कि 1.25 लाख से 2 लाख रुपए की तनख्वाह पे वहाँ पे एल्डरली केयर में जाके सर्विस दे रहे हैं। तो लगातार एक कोशिश सरकार की है कि अगर हम बच्चों को ट्रेन कर सकें डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उपनल द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश भर में उपनल के माध्यम से किए जा रहे कार्यों को जिला प्रशासन एवं राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है और इसी दिशा में उपनल की भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं आगामी 22 से 29 सितंबर तक नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारी चल रही है। 49वें आयोजन की तैयारियों को लेकर तहसील सभागार में विधायक एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और जिला अधिकारी टिहरी निकिता खंडेलवाल की मौजूदगी में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिशासी अधिकारी LM सिंह रावत ने विगत वर्ष के आय व्यय का लेखा जोखा बैठक में प्रस्तुत करते हुए सभी को अवगत करवाया। जैसे कि आज हमने देखा माननीय मंत्री जी ने भी एक बैठक ली थी और कार्यकारी समिति डीएम हेड करते हैं, तो
जैसे कि यहाँ पे एक बहुत पुराना मेला है, पुरातन मेला है, 50 साल से चलता आ रहा है, तो सभी उप समिति को बोल दिया गया है कि वो हफ्ते भर में अपनी सारी मीटिंग्स कर लें, जो भी तैयारियाँ हैं वो कर लें। और हम ये आश्वासन दे गए, मंत्री जी को दे गए हैं कि जो मेला होगा वो गत वर्षों की भांति बहुत ही अच्छा होगा। स्थानीय लोगों का भी यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है, तो सभी जितनी भी डिपार्टमेंटल उप समितिज़ हैं वो स्थानीय लोगों के साथ बैठक करके पूरे मेले की जो तैयारियाँ हैं वो अगले 15 दिन में पूरी कर लेंगे। और 22 सितंबर से हमारे ये मेला शुरू हो रहा है। इसका नाम था कब्जाबुरी के नाम से इस मेले की शुरुआत हुई थी और इस मेले में जनपद में सैकड़ों इमारतें लिखी हैं, विकास की थी। इस मेले के माध्यम से जीवन में मुख्यमंत्रियों के द्वारा, केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा, राज्यपालों के द्वारा इस मेले के माध्यम से जो जनपद की तमाम योजनाओं की हम घोषणा करने के बाद उस पर आगे क्रियान्वयन हुआ, तो ये अपने नाम को चर्चात कर रहा है और वहीं ये मेला लगातार आगे बढ़ता है। बमुश्किल 12-15 हज़ार रुपये की शुरुआत वाला मेला ये आज 1 करोड़ तक पहुँच चुका है। और इस मेले के माध्यम से सबसे बड़ा जो इसका उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को खेलों में और सांस्कृतिक क्षेत्र में किस तरह उनके अंदर की जो संभावनाएं हैं एक बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको एक आत्मविश्वास में वृद्धि और वो बड़े हुए एक्सपोजर के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसके साथ साथ ये मेला अपनी तरह का अनूठा मेला है जिसमें बिहार प्रशासन और स्थानीय नागरिक। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता में सहकार की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हरिद्वार के विकास भवन ऑडिटोरियम में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारिता मंत्री ने उपस्थित सहकारिता समितियों के सचिवों को, सभी बैंक प्रबंधनों को, जनपद के सभी किसानों को लाभान्वित करने के लिए विशेष जोर दिया है। हरिद्वार जिले में हमने सहकारिता विभाग की एक समीक्षा बैठक की है और इस समीक्षा बैठक में 3 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक तो हरिद्वार जिले में हर गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएगी। एक महिलाओं को 33% इसमें सदस्य बना के और डायरेक्टर तक बनाया जाएगा। दूसरा, अनुसूचित जाति के लोगों को जो भी हमारे वहाँ किसान भाई हैं उनको भी एक डायरेक्टर उसमें बनाया जाएगा। तीसरा, हमने कहा कि हर सोसाइटी में उसको बहुउद्देशीय बनाना है और हर सोसाइटी के किसान को डिविडेंड दिया जाएगा। किसान जो है अपने गांव में सारा लाभ हमारी सोसाइटी से ले सकता है। ऐसी हम एक पारदर्शी नीति अभी कोऑपरेटिव में लेके आए हैं और पहली बार ये भी हमने किया है कि अब कोऑपरेटिव में जितनी नियुक्तियां होंगी वो IBPS के द्वारा की जाएंगी। अब जो भाई भतीजावाद था कोऑपरेटिव में पूरा समाप्त हो जाएगा। कोऑपरेटिव विभाग में कुछ कमर्शियल चीजें भी करने। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन पर तलख टिप्पणी करते हुए बयान बाबू की संज्ञा दे डाली है। एक निजी कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरक सिंह रावत को बयान बाबू कहते हुए कहा कि हरक सिंह रावत दिन में 4 बार अपना बयान बदल देते हैं, कई दलों की यात्रा कर चुके हैं। हरक सिंह रावत कल भाजपा में आ जाएं, कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ईडी पूरी निष्पक्षता से कार्य करती है, कई राज्यों में भाजपा के मंत्रियों और विधायकों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि ईडी सरकार के दबाव में काम करती है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब भी सरकार में थे तो उन्होंने इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया। नहीं है, रावत जी बयान बहादुर है। वो दिन में 4 बार अपने बयान बदली करते हैं। वो सुबह क्या बोलते हैं, वो जोश में बहुत ज्यादा आते हैं और जब आदमी जोश में आता है तो उसको ये ध्यान रहता कि मैंने सुबह क्या बोला, मैंने दिन में क्या बोला, मैंने रात को क्या बोला, मैं कल सुबह क्या बोल रहा हूँ। और दूसरा, वो कई दलों की यात्रा करते रहते हैं। पहले भाजपा के वो यूपी के कार्यकर्ता रहे, भाजपा सरकार में मंत्री रहे, फिर बसपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर भाजपा में आ गए। अब पता नहीं अब कल तक क्या बताओ फिर भाजपा में आ जाएं। तो इसलिए उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है। और पारंपरिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ मां नंदा सुनंदा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। कदली वृक्षों को लाने से पहले राम सेवक सभा प्रांगण में विशेष पूजा अर्चना हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुति ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया, जिसके बाद मुख्य अतिथि नैनीताल सांसद ने मां नंदा सुनंदा की मूर्तियां बनाने के लिए दल को ध्वज देकर कदली वृक्ष लाने के लिए चोपड़ा गाँव के लिए रवाना किया।
इस वर्ष महोत्सव का 123वां वर्ष है। आज उद्घाटन है और भव्य रूप से इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय सांसद, विधायक, नैनीताल की चेयरमैन और यहाँ के हमारे जिला प्रशासन के एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, सभी लोग, पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है और भव्य रूप से इसका आगाज हुआ है। और अभी जो है इस उद्घाटन के कृपा है, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर बच्चों द्वारा बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं और पूरे जब नगर मेरे मित्र प्रकाश जी याद होगा जब हम आए थे तो घोषणा हुई थी उस बार, और लगातार मैं लिखते रहा हूँ, आप लोगों को कई पता ही है, और ऊपर से लेकर मैं यहाँ की विधानसभा में भी बात उठाते रहा, और बाद में देर हुई चाहे कुछ भी हुआ है, मैंने एक विशेष पैकेज भी इसको पिछली बार दिलाया यहाँ और अल्मोड़े को, हालांकि यहाँ की डिमांड कम थी, और अभी राम सेवक समाज को 10 लाख रुपए मैंने, 10 लाख रुपए सरता दीदी ने, हमारी विधायक जी ने अलग से दिए हैं। जनपद चमोली में लगातार हो रही भारी वर्षा ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बाधित हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजमार्ग नंदप्रयाग, कमेड़ा, भनेरपानी, पागल नाला, जिलासू, गुलाब कोटी और चटवा पीपल के पास मलबा और बोल्डर आने से पूरी तरह बंद हो गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है और यात्रियों व स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग को खोलने के लिए संबंधित टीमें मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। सीमांत जनपद चमोली में भारत चीन सीमा क्षेत्र को जोड़ने वाले मलारी हाईवे पर लाता और भला गांव के बीच रवालता के पास भूस्खलन होने से यातायात ठप हो गया है। वहीं सेना और आईटीबीपी की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। यहां पर भूस्खलन होने से लाता और भला गांव के बीच भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर हाईवे पर आ गए हैं। इससे 20 गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया है। कार्यदायी संस्था हाईवे खोलने में जुटी हुई है। हालांकि बड़े बड़े बोल्डर होने के कारण हाईवे देर शाम तक खुलने की उम्मीद है। बोल्डर और मलबे के कारण सीमांत क्षेत्र के 20 गांव का संपर्क कट गया है, तो वहीं सेना और आईटीबीपी की आवाजाही भी बंद हो गई। वहीं पिछले कुछ दिनों में उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल मचाने वाले पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने अब कोटद्वार में विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी को भी आड़े हाथों लिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि वे ऋतु भूषण खंडूरी का ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं कि एक जिले में कई मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज, ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज, जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज बन सकता है, तब पौड़ी जिले में कई मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन सकते। कोटद्वार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये तमाम बातें कही। नीचे मैं व्यक्तिगत आरोप कभी नहीं लगाता हूं, लेकिन उनका ज्ञानवर्धन जरूर करना चाहता हूं। मैं मास्टर आदमी हूं ना, तो मास्टर आदमी रह नहीं सकता चुप, तो मैं ज्ञानवर्धन जरूर करना चाहता हूं। कहा किस जियो में लिखा है कि एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज रहेगा? देहरादून में एम्स है, दून मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया, जॉलीग्रांट मेडिकल कॉलेज है, गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज है, शुभ भारती मेडिकल कॉलेज है, ग्राफिक्स मेडिकल कॉलेज है। उधम सिंह नगर के बाजपुर दौरे पर पहुंची भगवा क्रांति सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्राची ने प्रेस से बातचीत के दौरान लव जिहाद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू समाज की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि उनके माता पिता सबसे पहले मुस्लिम पार्लर, मुस्लिम जिम और मुस्लिम टेलरों के पास अपने बेटियों को भेजना बंद कर दे। 2-3 समस्याएं बड़ी भारी चल रही है, जैसे लव जिहाद। लव जिहाद में हमारी बेटियों को किस तरह से टारगेट करके उन्हें फंसाने का काम किया जाता है, और वो 2-4 अड्डे बने हुए हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर। मुस्लिम ब्यूटी पार्लर में बेटियों को नहीं भेजना चाहिए। मुस्लिम जिम बेटियों को मत भेजिए। मजार, पीर, इन पर बेटियों को मत भेजिए। ये लव जिहाद के अड्डे बन चुके हैं और झांगुर बाबा के गैंग से स्पष्ट हो गया है। इसीलिए अपनी चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।